हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था आपको याद होगा अच्छे से। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मोल के बारे में बात की थी कि मोल क्या होता है, और आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा कि मोल असल में है क्या। साथ साथ हमने बात की थी मॉलिक्यूलर मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, फॉर्मूला मास के बारे में, और हमने ये भी समझा था कि एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम के बीच में रिलेशन क्या होता है। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिससे कि हम, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम गिवन मास निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो देखो किस तरीके से हमने उस फॉर्मूले को डिराइव किया था। आपको याद होगा कि हमने फॉर्मूला बनाया था, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बराबर होते हैं किसके, गिवन मास अपॉन मोलर मास के। यानी कि किसी चीज का अगर आपको गिवन मास है, कि मान लो अगर मैंने किसी चीज का आपको 100 ग्राम दे दिया और मैंने आपको बताया कि उसका मोलर मास 20 ग्राम है, तो आप तुरंत मुझे बता सकते हो कि सर इसके हमारे पास 100/20 यानी कि 5 मोल प्रेजेंट होंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास गिवन है तो आप गिवन मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको गिवन मास और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप मोलर मास की कैलकुलेशंस भी वहां पर कर सकते हो। ये एक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था जहां पर नंबर ऑफ मोल्स को हम मास से जोड़कर देखते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों को और भी कई वेराइटीज हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं उन वेराइटीज को भी कि किस किस तरह के और क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को भी हम आसानी से यहां पर सॉल्व कर लेंगे। एक कैलकुलेशन जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन होंगे, आपसे पूछ लेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ कि किसी चीज के कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, आपसे पूछ लिया मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो देखो ध्यान से किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। आपको पता है कि किसी भी चीज का अगर आप 1 मोल लेते हो तो हमेशा, किसी भी चीज का अगर आपने 1 मोल लिया है तो उसमें हमेशा क्या होने वाला है, 6.022 इंटू 10⁻23 कोई भी चीज होने वाली है जो आपने लिया है। और इस 1 मोल क्वांटिटी को ही हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो मैं चाहूं तो इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं Na से भी, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। या फिर आप सिंपल अपना लिख सकते हो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मान लो मैंने यहां पर 1 मोल मीथेन ले लिया तो ये मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स मीथेन के आ गए। अगर मान लो मेरे पास 2 मोल होते तो क्या आपकी समझ में आ रहा है कि 1 मोल में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 है तो इसका मतलब 2 मोल में कितना होगा। इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो 1 मोल CH4 के अंदर 10 CH4 होते तो 2 मोल CH4 के अंदर कितने होते, 2 गुना 10, यही आप करने वाले थे, 2 गुना 10 यानी कि 20। यहां पर आप क्या करोगे, ये 10 नहीं है, ये 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, अगर 10 मोल होते तो, अगर 10 मोल CH4 होते मेरे पास तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तब भी यही सेम चीज की जा सकती थी। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकाल रहे हैं तो असल में आप कर क्या रहे हैं, असल में आप ये कर रहे हैं कि जितने भी मोल्स आपको गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से, या फिर जिसे आप बोल सकते हैं शॉर्ट में क्या, Na। ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया कि एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोला जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपसे बोला जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकाल सकते हो, ये हो जाएगा मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अच्छा, अगर इसी को आपको मोल्स निकालने हो, मान लो कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है
6.022 इंटू 10⁻23 गिवन है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मोल्स तो आप क्या करोगे, इसको इधर भेज दोगे। तो मोल्स के लिए फॉर्मूला बन जाएगा मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान रखना, भले ही हम यहां पर फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं, पर यही सेम चीज एटम्स के लिए भी अप्लाई होगी और यही सेम चीज आयंस के लिए भी अप्लाई होगी, कोई भी फर्क नहीं होगा। तो आप चाहो तो मॉलिक्यूल्स की जगह पर यहां पर एटम्स लिखो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप चाहे तो आयंस लिखो, तब भी आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हो। चलिए एक दो क्वेश्चंस से हम इसको ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। हमें एक क्वेश्चन में गिवन है वी आर प्रोवाइडेड विद 12 into 10⁻23 molecules of a gas. Find out the number of moles of the gas. देखो अब की बार आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो सिंपल, हम इसका भी फॉर्मूला जानते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 12 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो 10⁻23 से 10⁻23 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 12 डिवाइडेड बाय 6.022। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे आसान सी कैलकुलेशन आ गई, ठीक है, आप ही लोगों की बात कर रहा हूं, आसान सी कैलकुलेशन आ जाती है, उसको जबरदस्ती यहां से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 3 जीरो लगाएंगे और फिर उसको बनाकर डिवाइड करने लगेंगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन बना लेंगे और आंसर तब भी नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम्स के अंदर ऑप्शंस दिए जाते हैं सीधे सीधे, और ये आंसर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली 2 के बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो आप चाहे तो 6.022 की जगह अगर आप 6 भी यूज कर लेंगे वैल्यू के अंदर तो भी आपके आंसर पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप 6 मानकर भी अगर इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे आपकी बहुत सारी कैलकुलेशंस बच जाएंगी। तो 12 डिवाइडेड बाय 6 अगर मैं करूंगा तो क्या होने वाला है, 2। इसका मतलब इस गैस के मेरे पास 2 मोल थे। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को भी हम साइड में लिख देते हैं। अब यहां पर फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो मैं साइड में आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेसिस पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए और इन फॉर्मूले के अंदर कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसानी से इन फॉर्मूलों को आप कर सकते हो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे। मैं इससे आगे बढ़ूं इससे पहले आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट डाउन करना सब। लोग लिख लो जब तक सर पानी पी लें। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लिया ना भाई सबने, आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी।
मैंने पहले भी बताया, दिक्कत परेशानी मन में नहीं रखनी है ना। अच्छा, फॉर्मूले भी हमने उड़ा दिए। चलो दोबारा लिख लेते हैं फॉर्मूले। क्या था फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोलर वॉल्यूम की। अब देखो, मोलर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज याद आ रही होगी कि जब हमने मोलर मास की बात की थी तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि मोलर मास जो है वो नाम से ही पता लग रहा है कि एक मोल का मास है। तो अगर मैं बात करूं मोलर वॉल्यूम की तो आपको नाम से ही पता लगना चाहिए कि ये किसका वॉल्यूम होगा। मोलर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये वॉल्यूम होने वाला है एक मोल का। ठीक है, तो एक मोल गैस जो है जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस, 1 मोल गैस एट एसटीपी। ठीक है, वॉल्यूम जो कि ऑक्यूपाई किया जाएगा एक मोल गैस के द्वारा किस पे? एसटीपी पे। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत खुशी की बात है कि ये सभी गैसेस के लिए 22.4 लीटर होता है। तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मोल किसी भी गैस का है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम कितना होने वाला है? 22.4 लीटर होने वाला है। बस एक ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, क्या? एसटीपी। अब ये एसटीपी क्या है? एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो, स्टैंडर्ड टर्म का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड देखो, अगर हम बात करें, चाहे जेई की बात करें, चाहे नीट की बात करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें असल में होता क्या है? उसके अंदर एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट है। ठीक है, आपने जो एग्जाम दिया ना उसके अंदर, जैसे अब जेई के अंदर क्या हो गया है कि भाई एक पर्टिकुलर परसेंटेज मार्क्स आपके 12th के अंदर होने चाहिए। अगर आपके परसेंटेज उससे कम है तो इसका मतलब आप भले ही एग्जाम के अंदर बैठ जाओ, लेकिन आपकी अगर AIR 1 भी होगी तब भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो स्टैंडर्ड क्या है? एक पर्टिकुलर कोई चीज फिक्स कर दी। ठीक है, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें फिक्स कर दिया कि अगर आपके 40% से ऊपर मार्क्स नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, आपके 40 नंबर से ऊपर नहीं है, तो भले ही आप पास हो जाओ, लेकिन आपको पास नहीं माना जाएगा, आपको उस कंडीशन में फेल ही माना जाएगा, आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर कोई चीज हमने क्या कर दी है? फिक्स कर दी है। तो यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? इसमें हम फिक्स कर देते हैं किसको? प्रेशर को। जहां पर जो प्रेशर लिया जाता है वो कितना होता है? 1 बार। बार जो है क्या है? ये प्रेशर को नापने की यूनिट है। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है कितना होता है? 273 केल्विन। ध्यान रखना, आपकी ओल्ड बुक्स के अंदर एसटीपी और एनटीपी दोनों चीजों की बात होती थी। एनटीपी जो है उसे बोला जाता था नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी जो है उसे बोला जाता था स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें से एनटीपी टर्म को हटा लिया गया है। तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि एनटीपी क्या होता है, आपको उसे कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक टर्म आपकी नई एनसीईआरटी के अंदर आई है, वो आपको पता होनी चाहिए, और वो है SATP। इससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं आज तक, बहुत इससे क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए, लेकिन आपको ये टर्म फिर भी याद होनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर अब गिवन है। SATP, SATP का मतलब है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आसपास के टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा है। तो नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो कितना लिया जाता है? 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर यहां पर भी 1 बार ही चलेगा। टेम्परेचर यहां पर कितना ले रहे हैं हम? 298 केल्विन। ध्यान रखना, इस वाली कंडीशन के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ गैस आप लोगे वो आप लोगे 24.78 लीटर। 24.78 लीटर ये
आप वॉल्यूम लेने वाले हो किसी भी गैस का, किस पर? स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो ये मत सोचना कि आपको ये अलग अलग वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको एक वॉल्यूम भी याद है 22.4 लीटर, मैंने आपको बताया कि 22.4 लीटर इसी वॉल्यूम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर किसी भी एक मोल गैस का। और अक्सर जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो इसी वॉल्यूम के ऊपर पूछे जाते हैं। अगर इन केस इस टेम्परेचर और प्रेशर को देके आपसे क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप यहां पर भी वॉल्यूम को निकाल सकते हो। उस वॉल्यूम को कैसे आप निकाल सकते हो, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। तो वो जब वहां पर आएगा तो उसे हम आसानी से डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए आपको कुछ भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। ये चीज अभी आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि एसटीपी में जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर यहाँ पर 1 बार होता है और टेम्परेचर यहाँ पर 273 केल्विन होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एसएटीपी यानी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इस कंडीशन में प्रेशर जो है वो 1 बार होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पर 24.78 लीटर होता है। अब हम एक और फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। 1 मोल CO2, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हीलियम। अगर मैं इन सब का वॉल्यूम आपसे पूछता हूं तो आप हमेशा मुझे कितना बताने वाले हो? हमेशा आप मुझे 22.4 लीटर बताने वाले हो अनटिल अनलेस मैं आपको कोई अलग से कंडीशन नहीं देता हूं। अगर मैंने आपको कोई कंडीशन नहीं दी तो आप मुझे बताओगे 22.4 लीटर, यानी कि आप मान लोगे कि यही कंडीशन है। अगर मैंने आपको कोई कंडीशन दे दी तो फिर आप उस कंडीशन के हिसाब से आंसर मुझे बताओगे। तो अभी मैंने आपको कोई कंडीशन नहीं दी है, मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलोगे कि जो CO2 आपने लिया है या आपने जो हाइड्रोजन लिया है या जो आपने हीलियम लिया है वो सब की सब इस समय किस पर है? एसटीपी की कंडीशन पर है। तो देखो 1 मोल CO2 22.4 लीटर, 1 मोल हाइड्रोजन 22.4 लीटर, 1 मोल हीलियम 22.4 लीटर, है ना। देखो कितना आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। बस हर जगह पे क्या करते जाओ? 22.4 लीटर लिखते जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा। चलो आगे देखो, अगर मान लो मुझे यहां पर 2 मोल CO2 के बारे में पूछा जाए तो फिर से वही कहानी, 1 मोल के लिए 22.4 लीटर है तो 2 मोल के लिए कितना होने वाला है बताओ जरा? 2 मोल 2 मोल 2 मोल 22.4 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 44.8 लीटर। इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूं आपसे 10 मोल के लिए तो 10 मोल के लिए कितना होने वाला है? क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई। 1 मोल के लिए इतना है तो 10 मोल के लिए इतना होगा, यानी 224 लीटर। ये आपके पास आंसर्स हर केस में निकल के आएंगे। अब देखो आप असल में यहां पर कर क्या रहे हो? आप इतने मोल अगर आपको गिवन है तो इसके लिए आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे? मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया है, और ये जो फॉर्मूला है वॉल्यूम लीटर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? ये मोल्स इंटू 22.4 लीटर, या आप चाहो तो यहां पर मोलर वॉल्यूम टर्म भी यूज कर सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से अब मोल्स के लिए भी फॉर्मूला आपके पास निकल गया। मोल्स के लिए क्या करोगे भाई? इस 22.4 लीटर को नीचे ले जाओगे, तो ले जाओ इसे भी नीचे भी और बना दो अपना फॉर्मूला। और सभी बोलो एक बार मेरे साथ, क्या फॉर्मूला है? मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर इस फॉर्मूले को भी हम लिख देते हैं। एक काम करते हैं, हम इस प्रेशर वाली टर्म को इधर लिख देते हैं ना, सारे फॉर्मूले एक साथ हो जाएंगे। प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 273 केल्विन, इसे हम यहां से हटा देते हैं। और यहां पर भी हम एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, हमारा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। देखो ये जो 3 फॉर्मूले हमने लिखे हैं, ये 3 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 3 फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं।
तो इन तीनों फॉर्मूलों को आप एक साथ एक जगह पर लिखिएगा। देखो एक्चुअली में आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हुए ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हुए जितने भी फॉर्मूले आपके सामने आ रहे हैं उन सब फॉर्मूलों को आपको एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स अलग से बनाना है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूले की एक अलग छोटी कॉपी बनेगी, उसके अंदर जो भी चैप्टर आपका हुआ है उसके सारे के सारे फॉर्मूले आप एक पेज पर या 2 पेज पर, जितने भी पेज पे आपके आ रहे हैं, वैसे 1 या 2 पेज से ऊपर आपके फॉर्मूले नहीं आने वाले, उतने पेज पर आप फॉर्मूले को लिख कर रखेंगे और आपको उन फॉर्मूलों को याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप टाइम टू टाइम उन फॉर्मूलों को देखते रहा करो। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, उन फॉर्मूलों को देखना है और देखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। देखने में कितना टाइम लगेगा, अगर मान लो किसी चैप्टर के अंदर 15 या 20 फॉर्मूले हैं, आपको सिर्फ उनको देखना है तो 2 मिनट 4 मिनट आपके लगेंगे और धीरे धीरे वो फॉर्मूले आपको ऐसे याद होते चले जाएंगे कि आप उन फॉर्मूलों को कभी भी भूलोगे नहीं। यही मूल मंत्र है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सक्सेस पाने का। दूसरा तरीका यह है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी करो। ठीक है, फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद होते चले जाएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको इसलिए भी करनी है ताकि कैलकुलेशन करते वक्त आपकी कोई गलतियां ना, क्योंकि असल में यही होता है कि पूरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, पर असल में हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 करना था और पता नहीं कौन से ख्यालों में हम खोए हुए होते हैं, डिवाइड बाय 2 ना करके सीधे आंसर निकाल देते हैं। और एग्जामिनर बहुत चालू होता है, एग्जामिनर ने अगर आंसर आपका 500 आना है तो उसने 1000 भी ऑप्शन में दिया होगा, उसने 2000 भी ऑप्शन में दिया होगा, उसने 250 भी ऑप्शन में दिया होगा कि बच्चा कहीं ना कहीं तो गलती करेगा, बच्चा कहीं ना कहीं तो फंसेगा। तो एग्जामिनर को मौका हमें देना ही क्यों। ठीक है, तो एक बार आप लोग इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लो। इसको हम लोग एक शॉर्ट में माइंड मैप इसका बना लेते हैं और उन माइंड मैप्स को भी आप लोग कोशिश करिए कि सेपरेट कॉपी के अंदर लिखिए। इसके बाद से हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार टाइम दे देता हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। जिसने भी नोट डाउन नहीं किया वो वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। देखिए, हर एक चीज को आपने देखा होगा कि हम लोग मोल्स से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी इसी तरीके से पूछा जाता है कि चीजें दे रखी होती हैं और उन्हें मोल्स से कंपेयर करने के लिए हमें बोला जाता है। तो देखिए, मोल्स से हमें कंपेयर करना है हर एक चीज को। अगर मान लीजिए मोल्स को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं मास से, वॉल्यूम से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये 3 चीजों से हमने पढ़ा है ना। एक तो हमने किससे पढ़ा है, मास से, इसके अलावा और हमने किससे पढ़ा है, वॉल्यूम से, और हमने किससे पढ़ा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो एक हम कंपेयर करेंगे वॉल्यूम से और तीसरा हम कंपेयर करने वाले हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। आपको याद होगा कि जब हम मास इन ग्राम से कंपेयर करते थे तो हम मोलर मास से मल्टीप्लाई किया करते थे। इसी तरीके से जब हम वॉल्यूम से कंपेयर किया करते थे तो हम लोग 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई किया करते थे। इसी तरीके से जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कंपैरिजन करते थे तो हम 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते थे। तो चलिए हम एक बार इसी चीज को लिख लेते हैं। अगर आपको मोल्स से मास पे आना है, अगर आपको मोल्स से मास पे आना है
तो इसका मतलब गिवन मास आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से। तो क्या करोगे आप मोल्स से जाना चाहते हो मास पे, तो आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। और आप सभी समझदार बच्चे हो, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप मास से मोल्स पे जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। मास से आप जाना चाहते हो मोल्स पे, तो मास को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मोलर मास से। तो डिवाइड कर दो इसे भी, डिवाइड बाय मोलर मास, इसे मोलर मास से डिवाइड कर दो। देरी किस बात की है, यहां पर देखो मोल्स आपको क्या करना है, वॉल्यूम से कंपेयर करना है। तो मोल्स को अगर आप वॉल्यूम से कंपेयर करोगे तो क्या करने वाले हो आप, देखो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कर दो इसे मल्टीप्लाई बाय 22.4। आपको जो मैं लिख रहा हूं कंटेंट क्लियरली विजिबल है, अगर किसी को विजिबल ना हो तो मुझे बता देना, फिर मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा इसको लिख दूंगा। वॉल्यूम को अगर आपको मोल्स में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 22.4। आप इसे 22.4 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कन्वर्ट करना है तो फिर आप लोगों को मोल्स को, अगर आप लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर आप मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम किस में बदल देंगे, मोल्स में। डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। और मोल्स से अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे आना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, एवोगैड्रो नंबर को, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 को। तो आप कर दो इसे मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 से आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस माइंड में आपको, आप लोग अपने पास जरूर एक सेपरेट कॉपी बना के लिख के रखिए और वहां से इसे कॉन्टिन्यूस रिवाइज करते रहिए। इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं आपके सामने कुछ गैसेस लेने वाला हूं और उन गैसेस के अंदर आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी वाली गैस के अंदर होंगे। 1 ग्राम CH4, 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम O3, 1 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, कोई सी भी आप ले सकते हो गैसेस। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताना है। अब आप कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं जानते हो जिससे कि आप डायरेक्टली ग्राम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कंपेयर कर पाओ, पर आप ऐसा फॉर्मूला जानते हो जिससे कि आप मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कंपेयर कर पाओ, और आप ऐसा फॉर्मूला भी जानते हो जिससे आप ग्राम को मोल्स से कंपेयर कर पाओ। तो आप ये समझिए कि मोल्स जो है यहां पर ये कड़ी है जो कि पूरे इस सिस्टम को जोड़ रही है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन है उन सबको मोल्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर आसानी से निकल जाए। देखो, ग्राम को अगर हमें बदलना है किसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, तो ग्राम को मोल्स में बदलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दो डिवाइड, एक लिखा हमने गिवन मास, मोलर मास इसका क्या होगा, 12 और 4 16। यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स 1, और यहां पर देखो 12 प्लस 32 44,
ये हम लोगों ने निकाला भी था क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो। यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन 16 है इसका, 16 इंटू 3 48, यानी कि 1/48। यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाय, इसका क्या है, 1 का 1 है तो 2 का 2 होगा, तो इसका मतलब 1/2। तो ये आपके पास यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हर एक के निकल कर आ गए। अब आप अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हो तो बहुत ही आसान काम है। आप क्या कर दोगे, सिंपली 6.022 इंटू 10⁻23 से सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। पर आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको सिंपली एक ही चीज देखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ हर एक को एक कांस्टेंट वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। हर जगह अगर सेम ही वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करने वाले हो तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को अगर आप देखो तो ये वाली वैल्यू जो है सबसे बड़ी वैल्यू है, और सबसे बड़ी वैल्यू ही हमसे पूछी गई है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, जिसका देखो न्यूमरेटर सबका सेम है पर डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 1 ग्राम हाइड्रोजन। चलिए और क्वेश्चंस हम इस टॉपिक से रिलेटेड अटेम्प्ट करते हैं, पर एक बार आप इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए। आज आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लिख के लाया हूं, उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके अटेम्प्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तो हटा देता हूं इन फॉर्मूलों को, अब आपको याद होंगे फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। 1 लीटर CH4, 1 लीटर CO2, 1 लीटर H2D, ऑल ऑफ द अबव, या आप लिख लो ऑल ऑफ द अबव आर सेम, सभी में सेम नंबर होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे पता है आप लोग आंसर क्या लगाने वाले हो। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लगाओगे, पर बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर 3 आंसर लगाने वाले हैं, क्योंकि सर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो मास से हम डिवाइड करेंगे, और मास से अगर डिवाइड करेंगे तो जिसमें सबसे कम मास हमें आता हुआ दिखाई देगा, इसमें सबसे ज्यादा मास हमें आता हुआ दिखाई देगा, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा दिखाई देंगे हमें आते हुए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो कि हम लोगों ने यहां पर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, और भले ही हमने गैसेस अलग ली है, लेकिन मैंने आपको मोलर वॉल्यूम के बारे में एक चीज बताई थी। क्या बताया था मैंने, कि एक मोल जो है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। एक मोल जो है किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो सोचो अगर एक मोल 22.4 लीटर के बराबर है तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एक मोल 22.4 लीटर है, तो 1 लीटर कितना होने वाला है, 1/22.4 मोल। इसका मतलब
सभी गैसेस के जो नंबर ऑफ मोल्स होने वाले हैं वो बिल्कुल सेम होने वाले हैं, उनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो अगर सबके नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि सभी को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कि सभी गैसेस के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, क्योंकि सभी के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ऑप्शन ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि सभी गैसेस के अंदर आप देखोगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर सेम होने वाले हैं, क्योंकि हमने यहां पर आपको वॉल्यूम इन लीटर दिया है, और वॉल्यूम इन लीटर जो है सभी गैसेस के लिए क्या होता है? सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ मोल्स कैरी वो करते हैं। लेकिन अगर आपको यही इसी क्वेश्चन के अंदर मास दे दिया गया होता तो फिर चीजें बदल जाती, क्योंकि मास के अंदर आप लोग मोलर मास से फिर मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो इसीलिए अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को बना देता हूं, अभी इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके बनाता हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोग सेम नोट डाउन कर लेना, मैं यहां पर लिख देता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ, या मैक्सिमम वेट लिख देता हूं। मैक्सिमम वेट किसका होने वाला है? ऑप्शन बिल्कुल सेम है, ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। 1 लीटर CH4, 1 लीटर CO2, 1 लीटर H2, ऑल आर सेम। अब देखो आपको यहां पर वेट निकालना है, ध्यान रखना केमिस्ट्री के अंदर वेट और मास के अंदर कोई डिफरेंस हम नहीं लेते हैं, ठीक है? ऐसा मत लगाने लगना कि फिजिक्स में, कि सर फिजिक्स में तो वेट अलग चीज होती है, उसमें तो फोर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो चीज यहां पर नहीं लगानी है आपको। सिंपल आप यहां पर आप लोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन वाला कोई कंसेप्ट आपको नहीं लगाना वेट के लिए, ठीक है? सिंपल वेट जो है वो मास के ही बराबर है। यहां पर केमिस्ट्री के अंदर हम कोई भी यहां पर भेदभाव इनसे नहीं कर रहे हैं। तो 1 लीटर CH4, 1 लीटर CO2, 1 लीटर H2, ऑल आर सेम, सभी सेम होंगे। देखो अब नंबर ऑफ मोल तो सब में सेम आने वाले हैं, 1/22.4, 1/22.4, 1/22.4, और इधर तो ऑप्शन ये गिवन है। अब यहां पर देखो 1/22.4, यहां पर आपको याद करो क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल को अगर आप गिवन मास में बदलना चाहते हो तो आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है? तो मोलर मास से सबको मल्टीप्लाई करो, इसको 16 से करोगे, इसको 44 से करोगे, इसको 2 से करोगे। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? इसका है, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होने वाली है। तो 44/22.4 यानी मैक्सिमम वेट जो आने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी में आने वाला है। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए और लीटर में वॉल्यूम दे रखा हो तो बहुत ध्यान से समझना कि सभी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स सेम होने वाले हैं, और नंबर ऑफ मोल्स सेम होने वाले हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होने वाले हैं। पर अगर वेट की बात की जाए तो वेट बदल जाएगा, क्योंकि वेट जो है वो मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है। तो एक बार आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लिखने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। लीजिए तैयार है आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हर एक केस में। फर्स्ट 54 ग्राम एल्यूमिनियम, किसी का अगर मोलर मास ना पता हो तो मुझसे पूछते चलना। 54 ग्राम हाइड्रोजन, 54 ग्राम वाटर, 440 ग्राम CO2, 196 ग्राम
H2SO4। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। अब आपको मास निकालना है। दो मोल CH4, 5 मोल H2SO4, 2 मोल O2, 2 मोल O3, 2 मोल ऑक्सीजन एटम। एक मोल ऑक्सीजन, देखो ध्यान से, यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स और मास के बीच में आप एक रिलेशन जानते हो। आप क्या रिलेशन जानते हो नंबर ऑफ मोल्स और मास के बीच में? नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गिवन मास अपॉन में मोलर मास के बराबर होते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हो वो सबसे पहले पॉज करो वीडियो को और इन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखो। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। 54 ग्राम एल्यूमिनियम गिवन मास है। हमसे पूछे गए नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना 54 डिवाइडेड बाय, अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है वो 27 होता है। तो इसका मतलब इसके कितने मोल हो गए? 2। यहां पर अगर आप देखोगे वाटर, तो वाटर के लिए गिवन मास 54 और मोलर मास वाटर का कितना होगा? 2 + 16 यानी कि 18 होने वाला है। 54 डिवाइडेड बाय 18 यानी कि यहां पर 3 मोल निकल कर आएंगे। 440 ग्राम CO2 का भी हमने मोलर मास निकाला हुआ है, कितना होता है? 44 ग्राम। तो क्या करोगे? 440 डिवाइडेड बाय 44, 10 मोल। यहां पर H2SO4 का भी अगर आपको याद हो तो हमने मोलर मास निकाला था। H2SO4 के लिए 2 = 32 है ना, 34 और यहां पर 64, तो कितना आया था? 98 ग्राम निकल कर आया था। तो यहां पर करोगे 196 डिवाइडेड बाय 98, फिर से 2 मोल आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, आपको फॉर्मूला भी बता रखा है, आपसे मास पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब फॉर्मूला अगर आपको बता रखा है तो आपको मोलर मास दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? गिवन मास निकालना है। तो गिवन मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखो, कितने हैं? 2। मास कितना है? मोलर मास अगर आप देखोगे तो 12 और 4 16, 32 ग्राम। यहां पर अगर आप देखोगे तो H2SO4 के लिए भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कितना? 98 ग्राम। कितने मोल है? 5 मोल है, तो 5 × 98, इसका मतलब 490 ग्राम आंसर होने वाला है। यहां पर देखो 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 16 दूनी 32 ग्राम है। तो इसका मतलब 2 मोल के लिए कितना होने वाला है? 2 × 32 यानी कि 64 ग्राम होने वाला है। यहां पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन O3, अब की बार O3 है तो 16 × 48 होगा यानी कि 48 ग्राम होने वाला है। 2 मोल के लिए होने वाला है 2 × 48, इसका मतलब 96 ग्राम आंसर होने वाला है। यहां पर अगर आप देखोगे 2 मोल ऑक्सीजन एटम, ध्यान रखना यहां पर ऑक्सीजन एटम आपको दे दिया है। तो अगर आपको ऑक्सीजन एटम दे दिया है तो आप क्या करोगे? यहां पर 2 × ऑक्सीजन एटम यानी कि 16 ग्राम होगा, तो यहां पर होगा 2 × 16, 32 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन आपको गिवन है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिख के दे दे 1 मोल ऑक्सीजन, तब आप क्या करोगे? तब कंफ्यूजन होगा कि सर हम O लगाएं, O2 लगाएं, क्या लगाएं? ठीक है, तो ये देखो
कि एक्चुअली में ऑक्सीजन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें तो नेचर में ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपसे 1 मोल ऑक्सीजन बोला गया है तो आपको सिंपली ये मान के चलना है कि आपसे बात की जा रही है O2 के बारे में, तो आप O2 ही मान के चलोगे। यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन मतलब कितना होने वाला है, अभी हमने निकाला था, 1 मोल के लिए निकालोगे तो 1 × 32, 1 × 32 यानी कि 32 ग्राम। यहां पर देखो 1 मोल नाइट्रोजन, फिर से अब नाइट्रोजन पूछा जा रहा है तो फिर से एक कंफ्यूजन आएगा दिमाग में कि सर नाइट्रोजन ले या फिर N2 ले। यहां पर N लोगे या N2 लोगे ये भी डिसाइड होगा कैसे कि नाइट्रोजन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन भी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो गैस कौन सी होती है, N2 नाइट्रोजन, N2 गैस। तो यहां पर भी आप क्या लेने वाले हो, N2 ही लेने वाले हो। और N2 आपको पता है नाइट्रोजन एक के लिए क्या होता है 14, क्योंकि 2 नाइट्रोजन यहां पर है तो 28 ग्राम, और कितने मोल है 1 मोल, तो कितना हो जाएगा 1 × 28 यानी कि 28 ग्राम आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए और मास किसी गिवन सब्सटेंस का फाइंड करने के लिए। एक बार इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करो, उसके बाद फिर हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ और क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटे से कंसेप्ट को, एक छोटे से लॉ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। और ये कोई अलग से लॉ नहीं है, ये वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व करके आए हैं, एवोगैड्रोज लॉ। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया कैसे, मैं एक बार आपको इसकी स्टेटमेंट बता रहा हूं तो उसके बाद आप लोग खुद समझ जाओगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को अभी ऑलरेडी सॉल्व किया है। देखिए एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम जो है सभी गैसेस का, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जितनी भी गैसेस है वो सबकी सब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होनी चाहिए। ऑल गैसेस should be at same temperature and pressure। देखो एवोगैड्रो लॉ की जो बात है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यही बात कर चुके हैं कि इक्वल वॉल्यूम जो सभी गैसेस के होते थे उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते थे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स उनमें बराबर होने वाले हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उनके अंदर बराबर ही होंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जिसका आंसर आया था ऑल आर इक्वल, क्योंकि हम लोगों ने क्या गलती की थी कि हमने वहां पर मोलर मास से डिवाइड किया था और आंसर को निकाला था, लेकिन एक्चुअली में हमें ऐसा नहीं करना था, क्योंकि जब इक्वल वॉल्यूम हो जाएंगे तो सभी गैसेस के अंदर आपको दिखाई देगा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, और नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर ही आने वाले हैं। बस एक ही कंडीशन है कि गैसेस जो हैं वो सभी के सभी सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि भाई अगर राम और श्याम में कंपटीशन हो रहा है और आपने बोला कि राम और श्याम में फेयर कंपटीशन है, ठीक है, और दोनों जो है ना लगभग बराबर ही अच्छा काम करते हैं, या मान लो एक रेस करा दी दोनों के बीच में, राम के और श्याम के बीच में, आपने बोल दिया कि भाई राम जो है ना वो रेस में पैदल दौड़ेगा, ठीक है भाई, तो अच्छा अब आपके दिमाग में आया कि अच्छा आप क्या कह रहे हो, मतलब राम पैदल दौड़ेगा तो श्याम कैसे दौड़ेगा फिर। भाई श्याम को हमने बोला कि नहीं नहीं श्याम तुम पैदल मत दौड़ो, तुम एक काम करो, तुम बाइक से चले जाना। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ये कंपैरिजन सेम है, भाई ऑब्वियस सी बात है कौन जीतने वाला है, जीतने वाला है राम। क्यों, क्योंकि जो श्याम को बाइक मिली है वो एक्चुअली में खराब है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऐसी मस्ती मजाक के लिए हमने ये आपको किया, ठीक है ना, वरना ऑब्वियस सी बात है जीतेगा कौन, श्याम ही जीतने वाला है। चलो खैर ये तो हुई मस्ती मजाक की बातें, हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो मतलब कहने का मतलब समझ गए कि कंडीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंडीशन आपने अलग कर दी।
चलिए कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बार बार धोखा दे सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे अभी, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको फिर धोखा देगा, मैं बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ml ऑफ वाटर। देखो आपको 1 ml वाटर गिवन है, आपको यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताने हैं, आपके पास 1 ml वाटर गिवन है। अब आप लोग करने क्या वाले हो असल में, अब आपके सबके दिमाग में आया होगा कि सर 1 ml अगर आपने दिया है तो इसका मतलब हमें 1 ml 22.4 लीटर में 1 मोल होता था, तो इसका मतलब 1 ml में कितना होने वाला है, आप लोग सभी लोग डिवाइड करके निकाल लोगे ना, यही करने वाले हो सब। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई खुराफात चल रही है तो ये बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुनो, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर वॉल्यूम 1 ml गिवन है, उसने कहीं पर भी हमें नहीं बोला है कि हम बात कर रहे हैं गैस की। वाटर यूजुअली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, पानी की फॉर्म में, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है तो आप वाटर को हमेशा किस फॉर्म में लेके चलोगे, लिक्विड फॉर्म में ही लेके चलोगे। तो यहां पर 1 ml ऑफ वाटर की अगर वो बात कर रहा है तो इसका मतलब ये पानी की बात कर रहा है, ये लिक्विड की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड की बात यहां पर कर रहा है तो आपको याद होगा कि वाटर के लिए जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब 1 ग्राम होगा इसका किसमें, 1 ml के अंदर। यानी कि अगर आप 1 ग्राम वाटर लोगे तो वो 1 ml वाटर के बराबर होगा, या फिर अगर आप 1 ml वाटर लोगे तो वो 1 ग्राम वाटर के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपको मास गिवन है, आपको मास ऑफ वाटर कितना गिवन है, बोलो 1 ग्राम गिवन है। अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब तो हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान है। आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए, 1 बटे मोलर मास कितना होगा, 18। अब आपसे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हैं तो सीधे सीधे आप क्या करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो। इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि क्यों हमने मास को बराबर कर दिया वॉल्यूम के, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो इसका मतलब मास और वॉल्यूम दोनों ही वाटर के केस में बिल्कुल सेम होने वाले हैं, दोनों के अंदर ही कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, इसलिए हमने सेम मान लिया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1/18 ही तो नंबर ऑफ मोल हो गए। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए चाहे तो यहां पर Na लिख लो, या फिर आप 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मैंने भी यहां पर इसको Na लिख दिया है क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन आपको Na की टर्म्स में भी गिवन है, या फिर आपको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके भी दिया जा सकता है, यानी कि आपको नंबर की फॉर्म में भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं और वहां एग्जाम में वो आपको Na भी लिखकर दे सकता है। चलिए इसी तरह का, इसी का एक भाई है, इसे आप ट्राई करिए, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ml ऑफ वाटर एट 523 केल्विन। अभी भी आपको 1 ml वाटर ही गिवन है, लेकिन अब आपके पास टेम्परेचर जो है 523 केल्विन हो गया। तो अब आपके दिमाग में फिर से आया होगा कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको केवल वाटर गिवन है, अगर आपको कुछ भी नहीं बता रखा तो आप उसे लिक्विड मान के चलोगे। ऐसा है तो आप आंसर क्या लगाने वाले हो, आप बोलोगे सर ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, आप खामा में पागल बना रहे हो, ऊपर वाले क्वेश्चन को ही आपने नीचे लिख दिया है, बस साथ में 523 केल्विन जोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, ध्यान दो, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको पता होगा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो यानी 373 केल्विन पर वो बॉइल होना शुरू हो गया है। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता तो देखो एक बार, आपको पता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ये किसके बराबर होता है, केल्विन के बराबर होता है टेम्परेचर में। तो बेटा अगर यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस हम कर देते हैं तो 100 प्लस 273 यानी 373 केल्विन, ये तो उससे भी ज्यादा है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा का आप टेम्परेचर अगर ले रहे हो
तो मुझे एक बात बताओ, वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है? भाई वाटर जो है बॉईल होने लगेगा, बॉईल होने से कई गुना ज्यादा हो जाएगा, उसके तो वेपर ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे वेपर की फॉर्म में लोगे, वेपर यानी कि गैस की फॉर्म में आप लोगे, तो अब आपका आंसर जो आएगा वो गैस के बेसिस पे आने वाला है। आपको एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है वो टेम्परेचर ही लिख कर दे, ठीक है, मैंने आपको टेम्परेचर लिख कर दे दिया थोड़ा और घुमाने के लिए, हो सकता है वो आपको सीधे सीधे लिख के दे दे 1 ml वाटर वेपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ml ऑफ वाटर। तो अब हो गया क्वेश्चन, वॉल्यूम आपको गिवन है 1 ml और किसका गिवन है? गैस का गिवन है। अब बहुत आसान है, देखो 22.4 लीटर अगर वाटर का होता तो इसका मतलब तो होता 1 मोल, पर मुझे 22.4 लीटर नहीं गिवन है, मुझे तो 1 ml गिवन है। तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेते हैं। 22.4 लीटर है, तो अगर मैं इसे किस में कन्वर्ट करना चाहूंगा? ml में, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? ml में कन्वर्ट करने के लिए 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। तो अगर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 22,400 ml। तो 22,400 ml में 1 मोल होते हैं। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि 1 ml में कितना होगा? 1 ml में इसको इधर ले जाओ, 1 में 22400, ये आपके पास निकल कर आ गया है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स। एक बार जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गया, अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो आप सीधे सीधे क्या करो? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैं बोल सकता हूं कि आप सीधे सीधे 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये क्वेश्चंस आपको समझ में भी आए होंगे। आप एक बार इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, ताकि फिर हम और आगे कुछ और क्वेश्चंस को लेके बढ़ सकें। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फाइंड मास ऑफ 6 molecules of SO2 in AMU। आपको AMU में 6 molecules of SO2 का मास बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ 6 molecules of SO2 in ग्राम। थर्ड क्वेश्चन है 4 molecules of CO2 in AMU। और फोर्थ क्वेश्चन है 4 molecules of CO2 in ग्राम। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट 68 ग्राम H2S। H2S जो है ये गैस जो है ना, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इस्तेमाल हुई थी, हाईली पॉइजनस गैस होती है। 294 ग्राम H2SO4, 1800 ग्राम C6H12O6। C6H12O6 सभी जानते हो, ये क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, और ट्राई करने के बाद अगर आपसे इनके आंसर्स नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप लोग मुझे सिर्फ पिंच कर दीजिएगा कि इनके आंसर्स आप लोगों से नहीं हुए हैं, तो
जो भी क्वेश्चंस है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8467912306। यहाँ पर आप लोग मुझे क्वेश्चन ज़रूर लिखकर भेजिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए और साथ साथ आप इन वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्वालिटी कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, बाय बाय।